हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम 11th क्लास के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम कंटिन्यूसली कंटेंट वाइज स्टार्ट करेंगे और कंटेंट वाइज चलेंगे। जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो और जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड पोर्शन हो उसको हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। आप एक एक चीज को स्टेप वाइज देखते जाना। यहाँ पर जैसे हम कंटेंट लिखेंगे, स्टार्टिंग में जैसे कंटेंट वाइज स्टार्ट करेंगे, पहला कंटेंट उसके कुछ क्वेश्चंस, फिर सेकंड कंटेंट उसके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, जेई लेवल के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हम वही पोर्शन, हम वही टारगेट करेंगे जो अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर अपने कंपटीशन एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हो। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जे एक्सरसाइज जे एक्सरसाइज करेंगे, जो जे मेंस या एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको चैप्टर के अंदर करना क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करना है। जैसा मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं उसी सिस्टम के अंदर आपको कंटिन्यू करना है। आपको स्टडी के रिगार्डिंग आपको अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही उसी पैटर्न के अंदर आपको स्टडी करना। चैप्टर बहुत ईजी रहेगा, देखना आपको एकदम ईजी, कोई इसके अंदर टिपिकल नहीं रहेगा। एकदम इजी वे के अंदर हम चैप्टर को स्टडी करेंगे, कोई आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट वे में इजी वे के अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। दूसरा, अगर किसी को भी, आपको एक बात मैं और बता देता हूं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अब आगे आने वाले में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7211195650। क्लियर, इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक सर। क्लियर, वीसी सर, विवेक सर। तो आप इन नंबर पे कोई भी 7211195650, कोई भी प्रॉब्लम आपको, कोई भी डाउट हो, आपसे कैसा भी डाउट हो ना, आपसे स्टडी नहीं हो रही, आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने के अंदर, कुछ भी XYZ आपसे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली आप मुझे 7211195650 पे मैसेज छोड़ो, मैं अपने आप आपको कॉल कर लूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। आपको किसी भी वे के अंदर, देखो स्टूडेंट्स को आज ऐसा लगता है कि यार हम ऑनलाइन स्टडी करने जा रहे हैं, कैसा क्या सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आप पढ़ो, वो आपका एक बेनिफिट है। जब आप स्कूल चालू होगा तो आपके लिए एक ऑफलाइन आपकी स्टडी जो रेगुलर रूटीन में होगी वो होगी, लेकिन इससे आप यहाँ पर बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हो, बिकॉज ऑफ आप घर पे फ्री हो एकदम, तो आप एकदम रिलैक्स से अपना टाइम दे सकते हो। जितना टाइम आपको देना हो उतना टाइम यहाँ पर आप देके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। क्लियर, तो इसलिए हम इस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं और इसे अप्लाई करते हैं। तो आपको कोई डाउट हो, आपको स्ट्रेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी XYZ, देन आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। आपको कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो, बिंदास तरीके से डिस्कस करो, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कंटेंट्स लिखेंगे, हम कंटेंट वाइज स्टार्ट करेंगे। उस कंटेंट के बाद हम आगे फॉलो करेंगे क्या स्टडी करना है अपने को। तो कंटेंट लिख लो सबसे पहले। फर्स्ट कंटेंट, introduction of sequence, series and progression. Introduction of sequence, series and progression.
इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस कॉमा सीरीज एंड प्रोग्रेशन. सेकेंड कंटेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे जब भी हम स्टडी करेंगे तो डायरेक्ट एपी से ही मेंशन करेंगे. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. थर्ड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से रिप्रेजेंट करेंगे. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट है अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी. अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं. हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है मीन्स यानी कि एएम जीएम एच. नेक्स्ट कंटेंट है मीन्स यानी कि मीन के बारे में स्टडी करेंगे. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. एएम जीएम एच. नेक्स्ट है some special types of series. Some special types of series. Last content are some special types of series. Some special types of series. Some special types of series. Next है JM exercise. JM exercise. JM exercise. तो ये कंटेंट था आपके 8 कंटेंट है. इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन. सेकंड कंटेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. थर्ड कंटेंट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. फोर्थ कंटेंट अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का कंबाइन. नेक्स्ट फिफ्थ कंटेंट हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सिक्स कंटेंट मीन्स अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. सेवंथ कंटेंट सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज एंड लास्ट कंटेंट है जेएम एक्सरसाइज. ओके, तो इन सब के बारे में अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप एक सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हैं उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. जैसे हम नहीं बोलते कि आप सीक्वेंस, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो ये सीक्वेंस के अंदर खड़े हो जाओ. क्लियर? आपकी क्लास के अंदर आपके कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लेना है तो कितने, ये नाम ये नाम ये नाम, इनको एक सीक्वेंस के अंदर हमने मेंशन कर दिया. क्लियर? क्लास के अंदर जो भी चीजें आती है उसको एक सीक्वेंस के अंदर मेंशन कर दिया तो वो आपके सीक्वेंस में. मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर आ जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सीक्वेंस में नंबर आ जाते हैं. क्लियर है ना? आपको ऐसा ही तो एक यही चीजें यानी कि जो नंबर्स को हम मेंशन करते हैं एक सीक्वेंस में मेंशन, और जिनको हम सोल्व करते हैं. क्लियर? जैसे आपके पास क्या बहुत सारे एक नंबर सीक्वेंस के अंदर गिवन है. आपके नंबर्स क्या है एक सीक्वेंस के अंदर गिवन है कि आज कंपनी, कोई भी कंपनी की बात करते हैं, आज किसी कंपनी ने प्रोडक्शन किया, यानी कि आज इस साल किसी कंपनी की प्रोडक्शन है. मान लो कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी की बात कर लेते हैं. एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी आज इस साल 2020 के अंदर 2020 जैन मंथ्स के अंदर उन्होंने मोबाइल बनाए 100. 2020 फेब मंथ में उन्होंने मोबाइल बनाए 120. फिर मार्च में उन्होंने मोबाइल बनाए 140, फिर 160, फिर 180. तो ऐसे मोबाइल बनाए उसमें 100, 120. कितने मोबाइल बनाए? देखो बेटा इधर समझ लो. पहले क्यों पढ़े, स्टडी क्यों करते हैं? पहले हम यही पॉइंट डिस्कस करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी करने का क्या मतलब हुआ, क्यों स्टडी करते हैं. तो 100, फिर क्या हो जाएगा 120, फिर 140, 160, 180
ऐसे मोबाइल, यानी कि एवरी मंथ्स के अंदर जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन में 20 मोबाइल्स का इंक्रीमेंट करती है। क्लियर? तो ये आपके पास ये क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई। अब आपको क्या करना, सोल्व करना। अब भाई आपकी ये सीक्वेंस बन गई, ये कंपनी ने डेटा दे दिया कि ये ऐसे ऐसे मोबाइल बन रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो देखना ना कि कितनी कॉस्ट लगी, कितना आउटपुट आया, कितना रेवेन्यू आएगा। जो भाई मोबाइल बनाए हैं पहले मंथ में, जैन में 100 मोबाइल, फेब में 120, मार्च में 140, अप्रैल में 160, मई में 180, ऐसे मोबाइल बन रहे। तो पूरे साल के अंदर इस तरह से एक सीक्वेंस बन गई। ये क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। समझना बेटा, ये क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। ओके, अब ये सीक्वेंस एक मैनर्स में फॉलो हो रही है, यानी कि एक सिस्टम से फॉलो हो रही है। यहाँ 100 है, 120, 140, सबके अंदर कंटिन्यूसली कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 20 मोबाइल से इंक्रीज हो रही है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 20। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 20। सब में कॉमन सेम डिफरेंस है 20। तो सेम डिफरेंस को फॉलो कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, यानी एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। समझना, बात को अच्छे से समझना। सीक्वेंस होगी लेकिन एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो वो आपके क्या हो जाएगी, एक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। एक कांस्टेंट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करने वाले को ही हम प्रोग्रेशन करते हैं। जैसे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन है, तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न को, ये जो सीरीज बनी, ये जो सीक्वेंस होगी ना, इन चारों की जो सीक्वेंसेस होगी वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करेंगी, एक स्टैंडर्ड सिंगल पैटर्न को फॉलो करेंगी, इसलिए इनको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 10th में भी एपी के बारे में स्टडी किया होगा। ओके, तो ये सीक्वेंस हो गई, और इनमें 20, सब में कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, सब में 20 का डिफरेंस है। क्लियर? तो वो आपकी एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो क्या हो जाएगी, प्रोग्रेशन। अब मुझे क्या है, कंपनी ने मोबाइल बना लिए, ठीक है, मुझे तो क्या करना है भाई, कंपनी का खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे एक मोबाइल की कॉस्ट पता चल गई। एक मोबाइल की कॉस्ट पता चल गई कि 10,000 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सभी मोबाइल्स को ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। और वापस रेवेन्यू करने के लिए कि इतना मुझे बेनिफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो भी हम सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही सबको ऐड कर देता हूँ, 100, 120, 140, 160, 180, तो रिजल्ट जो आएगा, ये जो ऐड करने पर ये क्या बन गई, आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? समझ में आ गई? ऐड कर दिया तो ऐड कर, क्योंकि ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना, ये तो एक सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस को अगर ऐड किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम सीरीज का यूज करते हैं। क्लियर? तो इसको ऐड करने पर हमें टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी ने 2020 में इतने मोबाइल का प्रोडक्शन किया, इतने मोबाइल का प्रोडक्शन किया। समझ गए बात? समझ में आई बात बेटा? तो इसलिए एक पैटर्न आप नहीं सुनते कभी कि हमारी कंपनी ने इस साल के लिए 20% के ग्रोथ की उम्मीद की है। क्लियर? तो वो क्या करते हैं कि भाई एवरी मंथ्स में, जैसे आज 2%, 2%, 2% एवरी मंथ्स में, ऐसा थोड़ी ना कि 2020 ने कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हमारी कंपनी 2020 के अंदर 20% प्रोडक्शन में ग्रोथ करेगी, तो वो जनवरी में ही थोड़ी ना कर देगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हर एक महीने में उस 20% को वो हर एक महीने में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो वो डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्शन निकलेंगे, तो वो एक सीक्वेंस बना देते हैं। क्लियर? और उनको ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए सीक्वेंशियल सीरीज। तो अब आपको देखो, आपने पहले ये सोचा होगा कि सीक्वेंशियल सीरीज क्या चैप्टर है, लेकिन आपको जैसे एप्लीकेशन पता चली तो आपको पता चल गया ये मैंने क्या एक 100 ऐसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी हमेशा जो है ना, ऐसा नहीं कि रेंडमली कुछ भी इंक्रीज करे, कंपनी हमेशा एक पैटर्न से चलती है ताकि उसकी कैलकुलेशन एक परफेक्ट वे के अंदर है। ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर 500 का इंक्रीज, दूसरे महीने में 200 का डिक्रीज, ऐसा नहीं करती। क्लियर? जैसे आप कोई, ये तो क्या स्मॉल डेटा, आपको लग रहा है सर इनको तो ऐसे ऐड कर दो, लेकिन कंपनी क्या 100 मोबाइल थोड़ी बनाती है, 10,000, 20,000, 50,000 मोबाइल एवरी मंथ, 50,000, फिर उन सबको ऐड करना क्या मुश्किल। तो एक पैटर्न बना लेते हैं, उस पैटर्न के अंदर हमारा फॉलो होता है। क्लियर? अब जैसे ही कुछ मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लो कि कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है। क्लियर? तो अब एक एम्प्लॉय के हिसाब से उसको देखना है कि
सॉफ्टवेयर हो ना, सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे प्रोग्राम से फील्ड रहते हैं, क्लियर। तो डायरेक्ट हमने एंटर किया तो अपने आप रिजल्ट दे देता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में एपी जीपी ये सब बना रहता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड की रहती है, ताकि जैसे ही हमने इनपुट दिया वो इसको रीड करते हैं, आउटपुट हमें दे देगा। अब एक एम्प्लॉय है, मैं किसी भी कंपनी में जुड़ गया, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आज मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, ओके। एवरी मंथ कंपनी की क्या पॉलिसी है कि एवरी मंथ इस एम्प्लॉय की सैलरी को मैं 10% इंक्रीज करूंगा या 20% इंक्रीज करूंगा एवरी मंथ, एवरी ईयर 20% से इंक्रीज करूंगा। अब ये एम्प्लॉय मेरे पास 30 ईयर्स वर्क करता है, तो मैं इसकी स्टार्टिंग में 1 लाख पर मंथ सैलरी दी, यानी कि 12 लाख का पैकेज पर ईयर हो गया। 10% के इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर इसका पैकेज ये होगा, फिर 10% के इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर ये रहेगा, तो वो आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो कंपनी बता देगी कि इसमें इसकी सैलरी में मेरी कंपनी का इतना खर्चा हुआ, तो ऐसे ही सारे एम्प्लॉय की सैलरी में कंपनी का कितना खर्चा हुआ, तो वो एक मैनर्स के अंदर, एक सिस्टम के अंदर आपका पूरा एक्सपेंशन जो है सैलरी के अंदर कितना होगा वो पूरा निकाल सकते हैं, क्लियर। इसलिए ये सब चीजें एक बड़े लेवल पे देखो, आप ये मत सोचना कि सैलरी एक 5-10 एम्प्लॉय है तो उसको तो ऐसे ऐड करके कर देंगे, क्लियर। एक बड़े लेवल पे जब कंपनी के अंदर लाखों एम्प्लॉयज हों, कंपनी के अंदर लाखों एम्प्लॉयज हों और कंपनी में लाखों प्रोडक्ट बन रहे हों, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, सीक्वेंस एंड सीरीज को, क्लियर। तो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन अपने को पता नहीं रहता। इसलिए अब आपको पढ़ना इस इंटरेस्ट से है कि इस सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए एक मेथड है, क्लियर। हमेशा देखना मैथमेटिक्स के अंदर आपको हमेशा जो चीजें पढ़ाई जाएगी ना, वो एक कैलकुलेशन को इजी कर, ऐड तो पहले भी करते थे, आज से 200-300 साल पहले भी ऐड किया ही जाता था, क्लियर। लेकिन उस चीज के अंदर वहां जब ऐड किया जाता था तो वो एक पैटर्न में नहीं, वो बस 100 फिर 100 प्लस 120 प्लस 100 ऐसे ऐड करते थे इंडिविजुअल, पहले इन दोनों को, फिर इसको इनके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो बहुत बड़ा ऐसे कितना ऐड करेंगे। तो इन चीजों को, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए या इजी से हम कैलकुलेशन कर सकें, या फिर पूरे मतलब पूरी जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी भी जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको एक डेटा में इजी वे में कलेक्ट करने के लिए ये सब मैथमेटिकल टूल्स स्टडी किए जाते हैं, क्लियर। तो ये सीक्वेंशियल सीरीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी जो ऐड करने के, यानी कि जो ऐड करने के कॉन्सेप्ट को ऐड करने के या फिर डेटास को डेटा कलेक्ट करके कंबाइंड करने की जो इजी प्रोसेस है, उसके लिए हम सीक्वेंशियल सीरीज को स्टडी करते हैं, क्लियर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सर ऐसा थोड़ी ना है कि कंपनी पर मंथ 20 मोबाइल इंक्रीज करेगी, किसी मंथ 14 भी तो कर सकती है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये किया कंपनी में 100 प्लस 120, इधर 120 किया, फिर 140 किया, फिर 160 किया, फिर नेक्स्ट मंथ में 1 कितना कर दिया, 200 कर दिया, 200, 240, 280, इस तरह से कर दिया, क्लियर। तो ये कितना है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, यहाँ आगे कितना रहा 40 का डिफरेंस, क्लियर। तो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे एक पैटर्न के अंदर, तो आपका हो जाएगा, क्लियर। तो समझ में आ गया। तो इसलिए एक सीक्वेंस दे रखी हो तो वो एक सीक्वेंस एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट पैटर्न के अंदर दे रखी हो, एक कांस्टेंट रूल को फॉलो करते हुए सीक्वेंस होती हो, तो वो सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। और उनको रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए जब ऐड कर देते हैं तो वो एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया। किसी कंपनी ने प्रोडक्शन, मोबाइल का प्रोडक्शन किया, तो पर मंथ्स के कैलकुलेशन को हमने सीक्वेंस और प्रोग्रेशन से लिख सकते हैं। कितने नंबर ऑफ मोबाइल्स प्रोडक्ट किए तो उनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिया तो वो सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके, तो ये सीक्वेंसेस अब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, चैप्टर हो गया क्लियर। क्योंकि आपको क्या करना है कि भाई डेटाज को ऐड ही तो करना है, ऐड करके रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ऐड तो आपने 9th-10th में स्टडी किया ही है ना, क्लियर। तो 9th-10th में आपने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एक टूल अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये स्टैंडर्ड पैटर्न, यानी कि हम कुछ फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर रखे हैं कि डायरेक्ट कोई भी ऐसी फॉर्म बन रही हो तो उसको डायरेक्टली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल ऐड करने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो फॉर्म्स क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है और उनका रिजल्ट फाइंड कैसे करते हैं, उनके लिए क्या फॉर्मूले हमने स्टडी किए, वो सब यहाँ पर देखें।
क्लियर। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, एपी रहेगी, जीपी रहेगी, जीपी रहेगी, एचपी रहेगी, सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज रहेंगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स रहेंगे। उन फॉर्म्स को सोल्व करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं। उन फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे सोल्व करेंगे सीरीज को, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया पैटर्न? ओके, तो ये एक मेथड है। तो आपको कभी भी देखो, आपको चैप्टर के बारे में ये पता होना चाहिए कि क्यों स्टडी करें। आपको कभी भी कोई पूछ ले कि यार सीक्वेंस सीरीज क्यों स्टडी करते, तो आपको पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहा हूँ। भाई ऐसे ही हवा में थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ, कोई मतलब है उसका, कोई पर्पज है, तभी तो पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये फिक्स है कि मैथमेटिक्स में आपको उसकी एप्लीकेशंस दिखती नहीं है, लेकिन एक्चुअल के अंदर मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि जो प्रोग्राम्स नहीं बनते, उन प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्रामिंग आपने सुना ही होगा नाम, प्रोग्रामिंग C++, जावा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CBSE वालों ने हालांकि डेफिनेटली स्टडी किया ही होगा। तो प्रोग्राम्स जब बनते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है आपके आसपास, तो उनसे पूछना, जो प्रोग्राम्स बनते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर कुछ टूल यूज, ये सारे के सारे जो मेथड, जो प्रोसेस अपने को करवानी होती है, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जो टूल है उस प्रोग्राम में फिट कर दिया जाता है, ताकि हम जैसे इनपुट देंगे वो रिजल्ट अपने को फटाफट देगा। इसलिए मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कुछ कुछ फॉर्मूला डिराइव करते रहते हैं। आप भी आगे जाके कुछ रिसर्च करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि ऐसी कोई चीज सोल्व करने के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया, तो आपका पेटेंट हो जाएगा वो। क्लियर? तो इसलिए हम स्टडी करते हैं। ओके, तो आप कोई भी पूछे सीक्वेंस सीरीज आप क्यों स्टडी करते हो, तो आपको यही बोलना है कि सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करता है, और एक स्टैंडर्ड पैटर्न और स्टैंडर्ड रूल से जो बाउंड सीक्वेंस है वो एक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, और उन सबका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए ऐड कर देते हैं तो एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी हम किसी भी कंपनी के अंदर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पर मंथ से हम कितने मोबाइल्स का एक मोबाइल बना लेते हैं। ये एग्जांपल देके बता सकते हैं आप किसी को भी, कितने मोबाइल्स पर मंथ कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं, एक प्रोग्रेशन बन रही है। तो नंबर ऑफ मोबाइल्स कितने बने, तो उनको एक पैटर्न में ऐड करके सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और उन सबको एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, सोल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो उन पैटर्न्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, उनके हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इसलिए हमने सीक्वेंस सीरीज की स्टडी। क्लियर? कैलकुलेशन को इजी, बहुत सारे डेटाज को जो स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करने वाले डेटा हैं उनको इजी वे में सोल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, और उन फॉर्मूला की हेल्प से हम उस कैलकुलेशन को इजी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने सीक्वेंस सीरीज की स्टडी करते हैं। ओके, ये आपको बताना है। हो गया डन, कंप्लीट। ओके ओके बेटा, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं सीक्वेंस से पहला कंटेंट डालो आप, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन। Introduction of sequence series and progression. इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन। पहला हेडिंग डाल लो सीक्वेंस, फर्स्ट लिख लो सीक्वेंस। सीक्वेंस डेफिनेशन लिख लो। ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स, ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स, ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स arranged in a definite order. A sequence is a set of terms arranged in a definite order with a rule for obtaining the terms. With a rule for obtaining the terms. With a rule for obtaining the terms.
विथ ए रूल फॉर ऑब्टेनिंग द टर्म्स। क्लियर? तो सीक्वेंस एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करती है और एक रूल से हम उसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये आपकी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। या फिर हम 1/2 1/3 1/4 1/n, ये भी आपकी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। आपके पास 2 6 7 12 15 और ये भी आपके एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। कोई टर्म्स होंगी, टर्म्स तक, कुछ डिफाइन टर्म्स तक, एंड टर्म्स तक आपकी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी एक सीक्वेंस है, यानी कि एक डिफाइनाइट ऑर्डर, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक जा रही हो। क्लियर? ये एक इनफाइनाइट तक भी हो सकती है, एक डिफाइनाइट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, यानी कि उसके एक पैटर्न होता है जिससे कि हम एन की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास टर्म्स आ जाएगी, ये टर्म है। क्लियर? एक यहाँ पर रिजल्ट होगा, एक रिजल्ट होगा, यहाँ पर कोई भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिजल्ट मेंशन होगा लास्ट में। क्लियर? उसमें एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट मिलेगी, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकंड, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे थर्ड, एन की वैल्यू 4 पुट करें तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। क्लियर? इस तरह से एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं और जिससे कि हम टर्म फाइंड आउट कर सकें। ये लिखा हुआ ना, A sequence is set of terms arranged in a definite order with a rule for obtaining the terms. Clear? तो एक रूल या फिर यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा जैसे n है तो n फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी। यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा होगा, उसमें n की वैल्यू पुट करने पर आपको 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट किया तो सेकंड टर्म, 3 पुट किया तो थर्ड टर्म, ऐसे मिल जाएगी आपको। क्लियर? लेकिन सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि उससे एक रिजल्ट मिल जाएगा आपको। उस सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, तो ये एग्जांपल्स हो गए। सीक्वेंस में लिख लेना, नीचे सीक्वेंस लिखा ना आपने, उसमें लिख लेना फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी कि उसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि वो सीक्वेंस जिसके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में लिख लो, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट, इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट, it has finite number of terms। यहां पर लिख लो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। A sequence is said to be infinite if it is has, a sequence is said to be infinite if it has infinite number of terms। A sequence is said to be infinite if it has infinite number of terms। ओके, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सीक्वेंस है सीरीज। सीरीज में क्या होता है कि जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना, सीक्वेंस की जैसे कोई भी टर्म्स है, यहां पर हमने सीक्वेंस ले ली A1 A2 A3 A4, ऐसे एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर, ये भी लिख लेना आप एग्जांपल। तो सीरीज के अंदर क्या करते हैं कि इन सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं, A3 A4 प्लस ऑन, तो क्या जाएगा सीक्वेंस, सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेंगे, जो सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपकी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। लिख लो इसके अंदर, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस,
बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, लिखते रहना बेटा, वी गेट एन एक्सप्रेशन which is called a series. We get an expression which is called a series. Okay, तो आपकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की टर्म्स को आपने अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन को हम सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लिख लो प्रोग्रेशन। अब देखो हमने कंटेंट में भी लिखा है अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं लिखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं लिखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है। क्लियर? तो हमारे पास क्या सीक्वेंस एक होती है जिसको एक स्टैंडर्ड पैटर्न में फॉलो, डिफिनाइट ऑर्डर में फॉलो करते हैं और जिससे कि हम कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अपनी सीक्वेंस है। लेकिन प्रोग्रेशन आपका वो है जिसका हम जो भी आपकी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आपकी एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन क्या होती है कि स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करते हुए सभी टर्म्स के लिए एक स्टैंडर्ड रूल से बाउंड रहती है। प्रोग्रेशन में सीक्वेंस जो है वो सभी टर्म्स अपने एक स्टैंडर्ड रूल से बाउंड होती हैं जिससे कि हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो वो आपके प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और उसके बाद हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रोग्रेशन के बारे में लिख लो। Those sequence whose terms follow certain pattern, those sequence whose term follow certain pattern are called progression. Those sequence whose term follow certain pattern are called progression. यानी कि वो सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं और सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं तो हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और अगर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं तो वो आपके प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर? जैसे कि आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रिप्रेजेंट है। तो इसमें क्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, यानी कि सब एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है। 2 का डिफरेंस है तो इसका हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो एक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। क्लियर? कोई भी हो आपके पास, जैसे आपके पास ऐसा आ जाए 1, 2, 4, 8, 16, 32 सो, तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, तो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो इसका भी हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो वो आपके प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए? तो ये डेफिनेशन है सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन की। ओके, ओके बेटा। चलो इस पे क्वेश्चन लिख लो आप। Write down the sequence. Write down the sequence. Write down the sequence whose end term is. Write down the sequence whose end term is. Write down the sequence whose end term is. ये आपको एंड टर्म्स गिवन है,
एन टर्म्स आपकी क्या है, -1/n इंटू 3n + 2/5, ये एन टर्म्स गिवन है। तो इसकी आपको एक सीक्वेंस लिखनी है। एन टर्म्स आपको गिवन है तो सीक्वेंस हम इजीली लिख सकते हैं। क्लियर। हम लेट कर लेते हैं कि एन टर्म्स यानी कि an गिवन है। an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/n 3n + 2/5। अब आपको इसकी सीक्वेंस लिखनी है। सीक्वेंस क्या होती है आपकी, स्टैंडर्ड a1 a2 a3 सॉन an, ये सीक्वेंस होती है। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, -1/1 3 × 1 + 2/5 3 5 1 या -1/1 कितना आ जाएगा, -1। n की वैल्यू 2 पुट करना है, a2 कितना आ जाएगा, -1/2 3 × 2 6 6 + 2 8 8/5। तो -1/2 क्या आ जाएगा, प्लस, तो 8/5। क्लियर। a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3 n की वैल्यू 3 3 × 3 9 9 + 2 11 11/5 -1/3 कितना आ जाएगा, माइनस। ऐसे a4 -1/4 4 × 3 12 12 × 2 4 14, तो 14/5। क्लियर। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, -1 8/5 -11/5 14/5 एंड सो ऑन। ये आपकी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से हम सीक्वेंस लिखेंगे, लिख लो इसको। सेकंड में हमारे पास अगेन एन टर्म an गिवन है 1/n cos ऑफ n π/3 cos ऑफ n π/3। सॉल्व करो इसको। ओके। तो इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू एट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, 1 a1 1/1 cos ऑफ n की वैल्यू π/3 cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60 कितना आ जाएगा आपका, रूट cos 60 कितना आ जाएगा, बताओ भाई कितना आ जाएगा, √3 कितना होगा, cos 60 कितना आ जाएगा, cos 60 कितना आएगा, लिख लो सारी सीरीज, लिख लो cos 60 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2, n की वैल्यू 2 a2 कितना आ जाएगा 1/2 cos ऑफ 2π/3 cos 2π/3 कितना आ जाएगा, cos 2π/3 क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 पाई माइनस cos पाई माइनस π/3,
कोस पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 कोस ऑफ पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि कोस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1/2, तो -1/4। ऐसे ही A3 तो क्या हो जाएगा 1/3 कोस ऑफ 3 पुट करते हैं क्या हो जाएगा पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1/3। क्लियर। ऐसे ही 4 तो 1/4 कोस ऑफ 4 पाई बाई 3, तो क्या लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3। पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, एंड अगेन क्या लिखेंगे -1/4 कोस पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा -1/8। तो सीक्वेंस क्या बनेगी 1/2 -1/4 -1/3 -1/8 एंड सो ऑन, ये आपके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लिख लो इसको। तो इस तरह से कोई भी एन टर्म्स दे रखी हो, कोई भी एन टर्म्स दे रखी हो, ध्यान रखना बेटा, अच्छे से सुनना, कोई भी आपको एन टर्म्स दे रखी हो और आपको बोले कि सीक्वेंस लिखो, तो आप डायरेक्टली एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करके A1 A2 A3 फाइंड आउट कर लेंगे और वो एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट हो जाएगी। कोई भी आपको टर्म दे रखी हो, समझ में आ गया। आपको अगर एन टर्म्स एन की फॉर्म में गिवन है तो उसकी सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे और उसको इस तरह से लिख देंगे, तो आपकी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ A1 इज इक्वल टू 3 एंड AN ये गिवन है, तो आपको एक सीक्वेंस लिखनी है, फाइंड सीक्वेंस, नीचे लिख लेना फाइंड सीक्वेंस। क्लियर। आपको क्या गिवन है, एन टर्म गिवन है, AN आपको गिवन है, एन टर्म गिवन है किसके लिए, n ग्रेटर देन 1 के लिए। ये एन टर्म आपको गिवन है, क्या बोल रहा है, ये एन टर्म आपको गिवन है किसके लिए गिवन है, n ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करेंगे ग्रेटर देन 1। देखो हमेशा n की वैल्यू ऐसा नहीं कि 1/2 3/2 पुट कर देंगे, टर्म आपकी जो होती है वो या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसा तो नहीं कि 3/2 टर्म 5/2 टर्म -1 टर्म। क्लियर। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, जीरो टर्म भी कुछ नहीं होती, टर्म आपकी क्या होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यही आपका क्या होता है डोमेन। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस का जो डोमेन है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंट बाय नेचुरल नंबर n। क्लियर। क्यों, क्योंकि टर्म्स, सीक्वेंस मतलब टर्म्स, और टर्म्स हमेशा क्या होती है नेचुरल नंबर ही होती है, फ्रैक्शन में टर्म नहीं हो सकती, नेगेटिव में भी टर्म नहीं हो सकती। क्लियर। इसलिए डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंट एज ए नेचुरल नंबर। ओके, यहां पर देखो एन टर्म्स आपको गिवन है किसके लिए, n ग्रेटर देन 1 के लिए, तो n ग्रेटर देन 1, A1 आपको 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो आपको तो फाइंड आउट क्या करना है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। A1 3 है, A2 n की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 3A 2 - 1 + 2 क्या आ जाएगा 3A1 + 2। A1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट, A1 की आपको गिवन है 3, तो 3 × 3 + 2 कितना आ जाएगा 11। क्लियर। अब n की वैल्यू एट n इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा A3 3A 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 + 2 3 × A2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर चुके हो 11, तो 11 + 2 कितना आ जाएगा
3 इंटू 11 33 प्लस 2 35। ओके, एट n इज इक्वल टू 4 तो क्या आ जाएगा A4 3A 4 माइनस 1 3 प्लस 2। स्टेप वाइज करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू पुट कर A3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली 35 35 प्लस 2 35 इंटू 3 कितना आ जाएगा 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। ये आएगा 107। ओके, तो आपके पास सीक्वेंस क्या आ गई 3, फिर A2 कितना आ गया 11, A3 35, A4 107 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करें। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लो इसको। ये n टर्म्स की फॉर्म में है, तो n की वैल्यू पुट करके डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, n is greater than 2, then find an plus 1 upon an, then find an plus 1 upon an। ओके, तो आपको क्या गिवन है कि a1 गिवन है, a2 गिवन है। a1 और a2 कितना गिवन है 1, और n टर्म्स आपको क्या गिवन है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, किसके लिए n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो सबसे पहले तो मैं a1 a2 a3 a4 a5 ऐसा फाइंड आउट कर लेता हूं। क्लियर, तो मैं a1 और a2 आपका 1 गिवन है, तो n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 पुट करेंगे। तो a3 पहले n की वैल्यू 3 पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 1। a1 और a2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो a4 क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2। a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो कितना 2, a2 की वैल्यू 1 कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट a5 कितना आ जाएगा n की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, a4 कितना 3, a4 कितना 3, a3 कितना 2 कितना आ जाएगा 5। ऐसे a6 और ले लो एक, a6 की वैल्यू n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 5, यहां पर पुट करेंगे बेटा 6 माइनस 2 4, तो क्या आ जाएगा a5 की वैल्यू पहले है 5 और 4 3 कितना आ जाएगा 8। तो ये आपके पास आ गया सीक्वेंस, यानी कि a1 a2 1 1 आपके पास जो सीक्वेंस आ चुकी है वो सीक्वेंस आ गई a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन। a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 गिवन है, फिर 1 फिर 2 3 5 और 8 सो ऑन। क्लियर, हमें क्या ये फाइंड आउट करना है। तो मैं n की वैल्यू पुट करता जाता हूं, n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ जाएगा इसमें देखो, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा a2, क्या आ जाएगा a2 अपॉन a1 प्लस 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a3 अपॉन a2, 2 पुट कर दिया, 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a4 अपॉन a3, फिर क्या आ जाएगा a5 अपॉन a4। क्लियर, तो इस तरह से आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा a6 अपॉन a5
एंड सॉल्व, यही आएगा ना। तो अब यहाँ पुट कर दो, a2 कितनी है 1, a1 कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा। a3 अपॉन a2 2 अपॉन 1, a4 अपॉन a3 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2, a5 अपॉन a4 कितना आ जाएगा 5/3, a6 अपॉन a5 कितना आ जाएगा 8/5। सो इस तरह से ठीक। तो आपको क्या गिवन है, a1 और a2 1 गिवन है, एन टर्म्स आपको ये गिवन है ग्रेटर देन 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 गिवन है तो n की वैल्यू 3, a3 a4 a5 a6 फाइंड आउट कर ली। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a1 n प्लस 1 अपॉन n an, आप n की वैल्यू डिफरेंट पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा a2 अपॉन a1, फिर n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा a3 अपॉन a2, फिर n की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा a4 अपॉन a3 a5। ऐसे हो गया क्लियर। और a1 a2 a3 a4 सबकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके तो पुट कर देना, आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा क्लियर। इस तरह से आप सोल्व करोगे, लिख लो इसको। ओके तो इस तरह से हम सीक्वेंस को सोल्व, ये ओनली क्या है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक एन टर्म्स के फॉर्म में गिवन हो तो उसमें एन की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपको सीक्वेंस मिल जाएगी क्लियर। तो इसलिए सीक्वेंस वाला फॉर्मेट ये हो गया। तो इससे क्या सीक्वेंस से डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपके बोर्ड के अंदर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि जो भी चैप्टर आपका उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप डन कर सकते हो। आई थिंक 9 चैप्टर आपका है, ये सीक्वेंशियल सीरीज आपका 9 चैप्टर है 11th क्लास का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 9 चैप्टर आपका सीक्वेंशियल सीरीज है। उसके अंदर हम अगर एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज सीक्वेंस सीरीज की वो इसी से रिलेटेड है, सीक्वेंस से रिलेटेड, वो आप सोल्व कर सकते हो। इजी से आपका सोल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे, कोई भी उसके अंदर एक्स्ट्रा लॉजिक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके आपको क्या करना है, एन टर्म्स आपको गिवन होगी, एन की किसी टर्म्स के लिए एन ग्रेटर देन 1 2 के लिए या फिर जो भी है 1 के लिए आप एन की वैल्यू पुट करके डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे, उनको एक सीक्वेंस के अंदर कोमा लगा के लिख देना, तो वो आपकी सभी टर्म्स को कोमा लगा के लिख देना, तो वो आपकी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगी क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है तो एन टर्म्स फाइंड आउट कर ली, फिर एन की डिफरेंट पुट, तो ये सीक्वेंस लिख ली हमने, ये वाली ये सारी a1 a2 पुट कर दो तो आपकी ये सीक्वेंस बन जाएगी क्लियर। इजी है, आराम से हो जाएगा। ओके तो ये आप कर लेना, किसी को भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो ये करना, आप मुझे बताना कि हाँ सर 9.1 एक्सरसाइज आपने डन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके तो ये मुझे आप रिस्पॉन्स देना, और ये नंबर मेरे लिखे हुए 7211195650 क्लियर। इससे आप डायरेक्टली जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा करते जाओ, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आप मैथमेटिक्स का 1 by 1 स्टेप, हम स्टेप वाइज चलेंगे। एनसीईआरटी भी आपका हो जाए, भले ही आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैं वापस से आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। मेरे इस पैटर्न से आप एनसीईआरटी भी स्टडी कर लोगे और आप जेईई का पोर्शन भी स्टडी कर लोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट आपका पोर्शन हो जाएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत, जो वीक स्टूडेंट हो, जो अच्छे से पढ़ता हो, जो थोड़ी कम मेहनत करता हो, तो वो थोड़ी सी मेहनत स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर माइंड में आपके पहले की चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे। मान लो कि आपको 9th-10th में एपी बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो से स्टडी करेंगे, जीरो से कंप्लीट करेंगे, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं यही मान के चलूँगा कि स्टूडेंट को बस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना आता, बाकी कुछ नहीं आता। 10th में बाकी ब्लैंक है, उसी को बेस मानते हैं हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मेरे नंबर स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम क्लियर, इवन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो वो भी बता दो आप क्लियर। आपका हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस नंबर पे, और आप स्टेप वाइज स्टडी करते जाओ, सब कुछ कंप्लीट होता जाएगा, डेफिनेटली आपको सब कुछ अच्छा होगा। ओके बेटा, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, रिवाइज करना आप, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी। ओके थैंक यू।